नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में। ये फ्रेमवर्क काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति है वो किसके निबंध से हुई या फिर रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुई। तो उसका क्या नाम है, सभ्यता व प्रगति। और किसके निबंध से हुई, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सारे जो हमारे पेपर आपने देखे होंगे उसमें फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके द्वारा किया गया था और इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में और प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में किया गया। काफ़ी सारे बच्चे इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं और पेपर में ये दोनों ऑप्शन ज़रूर दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, निदेशक कौन थे, कृष्ण कुमार, और इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था, आत्मज्ञान। आपको याद रखना है, एनसीएफ का प्रमुख लक्ष्य क्या है, आत्मज्ञान। अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न निष्ठाओं की तरफ। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। एनसीएफ 2005 में स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर चर्चा की गई है। इसमें पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल है। यानी कि प्राइमरी, आपके सेकेंडरी, हाई स्कूल्स, ये सारे किस में आ जाते हैं, सीनियर सेकेंडरी, एनसीएफ 2005 में। तो कहने का मतलब है नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक सबको एनसीएफ का पालन करना जरूरी है। सेकंड पॉइंट, इसके लिए 21 केंद्रीय समूह बनाए गए थे। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि इसके कितने समूह बनाए गए थे, और वो है 21। और याद रखिए दोस्तों, जो ये मैं आपको बता रही हूँ आपको ध्यान से देखना और सुनना है। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। इस सीरीज के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि आपकी कितनी, जो भी आपने अभी सुना है उससे आपको कितना याद हुआ है और आपकी कितनी तैयारी है। तो थर्ड पॉइंट इज एनसीएफ 2005 का मूल आधार भारतीय संविधान है। तो ये भी पूछा जाता है, तो ये सारे आपको अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करने चाहिए। धर्मनिरपेक्ष, समतावादी, बहुलतावादी समाज जो सामाजिक न्याय एवं समानता के प्रमुख मूल्य पर आधारित है। ज्ञान और सूचना के विभेद करना, यानी कि ज्ञान को सूचना नहीं मानना है और सूचना को ज्ञान नहीं मानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षण रटने के स्थान पर बोध के लिए, यानी कि शिक्षण आपका रटने पर नहीं होना चाहिए, समझ के याद करने पे या उस चीज़ को समझने पर होना चाहिए। बालक को संसार के ज्ञान के लिए क्रिया एक प्रमुख साधन है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि बालक को संसार के ज्ञान के लिए क्या एक प्रमुख साधन है, तो आपको बताना है क्रिया। छात्रों को स्व अध्ययन का अवसर मिले, यानी कि स्वयं वो अध्ययन करें, प्राकृतिक संसार तथा सामाजिक वातावरण की खोज कर सकें, छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके। तो इसका बेसिकली जो मीनिंग क्या है, स्वयं अध्ययन पर इसका जोर दिया गया है। पाठ्यचर्या समता और समावेशी हो, जो आपने ये इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ा है वो कहाँ से आया है, एनसीएफ 2005 से ही आया है। पाठ्यचर्या का बोझ कम किया जाए, यानी कि जो बुक्स का जो बोझ है वो कम किया जाए।
पर्यावरण शिक्षा को अन्य स्कूली विषयों के साथ एकीकृत किया जाए। एक मानवीय छात्र मित्रवत मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाए। ग्रेडिंग पर बल दिया जाए। विद्यालय प्रणाली और अन्य नागरिक समूह में भागीदारी बनाई जाए। तो चलते हैं उसके सिद्धांत की ओर। NCF 2005 के 5 सिद्धांत दिए गए हैं। तो कितने सिद्धांत दिए गए हैं? 5। और ये किस प्रकार है? नंबर 1, ज्ञान को बाहर जीवन से जोड़ा जाए। यानी कि जो भी आप ज्ञान दे रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम तक ना सीमित रहे, वो बाहर के जितना हमारा एनवायरनमेंट है उस सबसे ज्ञान को जोड़ा जाना चाहिए। रखने की प्रणाली खत्म की जाए। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारी रटन प्रणाली चलती आ रही है उसको खत्म किया जाए और बच्चों की शिक्षा को पाठ्य पुस्तक के बाहर भी लेके आया जा सके। नंबर 4, कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि जो आपने देखा होगा आजकल की जो क्लासरूम्स हैं उसमें लैब्स होती हैं, उसमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट वर्क कराया जाता है, बच्चों को कुछ ना कुछ घर के लिए दिया जाता है। तो वो सब क्या है, हमारी गतिविधियों को जोड़। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। यानी कि बच्चों को आप राष्ट्रहित के बारे में बताएंगे, आप भारत के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, संस्कृति है, किस तरीके से हम देश हित के बारे में सोचे उसके बारे में बताना इसकी क्या है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो NCF के कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। ये तो 5 आपके सिद्धांत है जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। और आप आते हैं इनके सुझावों की तरफ। संवैधानिक मूल्य का विकास करना, यानी कि बच्चों को जब आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो टीचर का एक काम होता है कि वो संवैधानिक मूल्य बच्चों का विकास करे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि C, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE। इसका मतलब है टाइम टू टाइम हमें बच्चों की देखनी है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिनमें सुधार करना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। खेल को महत्व देना, आजकल आपने देखा होगा कई स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेल हमेशा आयोजित किया जाता है, जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, काफ़ी सारे, हॉकी, कबड्डी, ये सारे खेल जो स्कूल में अब शुरू हो गए हैं और बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है। और ये जो कंपलसरी वाला है ये आपने चाइना का आप एग्जांपल दे सकते हैं। चाइना के स्कूल्स में बच्चों का, हर एक बच्चों का अपने खेलों में जो पार्टिसिपेट करना है उसको बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है। दूसरा है हमारा जीवन से जुड़ना, यानी कि बच्चों को आप रियल लाइफ बेस्ड जो एक्सपीरियंस है वो दीजिए और जो उनकी स्टडी होनी चाहिए, उनका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उनका कैसा होना चाहिए? रियल लाइफ बेस्ड होना चाहिए, यानी कि जीवन से जुड़ाव होना चाहिए। बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए जो हमारे आसपास के वातावरण से जितनी भी सीखने को मिलता है उसके साथ पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए। 6 महीने में 6 महीने में शिक्षकों मुक्त वातावरण करके सीखने पर जोर देना। ये जोर है, जोड़ नहीं, जोर, यानी कि बच्चों को किसमें हमें मुक्त वातावरण में सिखाना चाहिए, उनको किसी एक चीज़ में बंदिश में नहीं रखना या फिर उनको सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देनी, आसपास के जो हमारे एनवायरनमेंट है उसकी उनको नॉलेज भी देनी है। नेक्स्ट इज 6 महीने में शिक्षकों को परीक्षण दिया जाए, यानी कि कई जो टीचर्स हैं उनको क्या दिया जाए? प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो बच्चों को और भी बेहतर ढंग से पढ़ा सके। शिक्षक बच्चों को स्तरानुसार होनी चाहिए, यानी कि बच्चे के स्तर कैसा है उसके हिसाब से हमें बच्चों को शिक्षक देनी है, बच्चों को शिक्षा देनी है। आपने काफ़ी सारे बच्चे देखे होंगे, सबका अलग अलग नेचर होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक चीज़ को काफ़ी जल्दी पकड़ लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ समय लग जाता है सीखने में। तो बच्चों का स्तर कैसा है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम टीचर्स को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट, मोटी मोटी किताबों को बेकार माना गया है।
पहले आप देखते होंगे बच्चों के बैग्स कितने भरे रहते थे, इतनी सारी बुक्स होती थी। अब वो क्या किया गया है, बच्चों को जो मोटी किताब की जगह है जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल वो नॉलेज हो जो उनके लिए ज़रूरी हो, ऐसी बुक्स बनाई गई हैं। और मोटी मोटी किताबों की जगह पतली ऐसी बुक्स को आजकल ट्रेंड में लाया जा रहा है। रोजगार परक शिक्षा देना, यानी कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी जिससे आगे चल के उनको रोजगार मिले। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जैसे कि संगीत, चित्रकला, नृत्य, तो ऐसी पाठ्यक्रम में हमें ऐसी संगीत, चित्रकला, इनके बारे में भी बच्चों को जानकारी प्रदान करनी चाहिए। कक्षा 5, 8 एवं 11 के लिए बोर्ड एग्जाम नहीं होने चाहिए, ये बहुत मेन है। आपने देखा होगा 2005 से पहले 5वीं क्लास और 8th क्लास में भी बोर्ड एग्जाम्स होते थे, और कई स्कूल जब 11th क्लास में 12th का सिलेबस कराते थे ताकि 12th की उनको जो बोर्ड है वो अच्छे से दे सके, और 11th में ही उनका बोर्ड की तरह जो शेड्यूल था वो रखा जाता था। लेकिन अब क्या किया गया है, 5th, 8th और 11th के लिए बोर्ड को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। पुरस्कार और दंड वर्जित सीमित होना चाहिए। पहले के जो स्कूल्स थे, जो टीचर्स थे, वो क्या करते थे, बच्चों को मार भी देते थे, लेकिन अब ये पूर्णतः वर्जित है। कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को मार नहीं सकते या उन पर हाथ नहीं उठा सकते, ये बिल्कुल वर्जित है। मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा पढ़ाना, जो सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने पर जोर दिया गया है वो है उनकी मातृभाषा। तो बच्चों को सबसे पहले मातृभाषा पढ़ानी है और उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा। पूर्व ज्ञान का उपयोग, तो क्या करना चाहिए, हमेशा बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग जो आपने देखा होगा वो क्या होती है, यही होता है पूर्व ज्ञान का उपयोग। यानी कि किस तरीके से हम बच्चों के पूर्व ज्ञान को पहले जाने और उसका उपयोग करके उन्हें आगे की शिक्षा प्रदान करें। परीक्षा का डर दूर करना, काफ़ी बच्चों में जो होता है परीक्षा का डर होता है, तो एक टीचर का दायित्व क्या है कि परीक्षा के डर को दूर करें। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, NCF 2005 के बारे में पूरी तरीके से बता दिया है। एक एक पॉइंट मैंने अपनी PDF में यहाँ पे डाला है ताकि सब बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब देखते हैं कि कितने बच्चों को समझ में आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ है। तो ये जो सबसे मेन क्वेश्चन, इसका क्या आंसर आएगा, सभ्यता एवं प्रगति। आप अपने आप को पॉइंट्स भी ज़रूर दें ताकि पता चले कितने में से कितने आपके ठीक है, और कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, NCF 2005 के अनुसार सीखना क्या है। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सीखना क्या होता है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसका सही जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे क्या करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से नहीं सीखते, क्योंकि सब बच्चों का अलग अलग नेचर होता है, स्वभाव होता है, तो सब बच्चे अलग एक ही स्तर पर अलग तरीके से सीखते हैं, यानी व्यक्तिगत स्तर पर अलग तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। तो पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में किस में होना चाहिए, यानी कि किस भाषा में होना चाहिए, गणित, पर्यावरण, भाषा या मातृभाषा। तो इसका सही जवाब है मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा,
तीन भाषा या बहुभाषा? तो इसका सही जवाब है बहुभाषा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्वविद्यालयों को राजनीति से दूर मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों को सम्मान, या परीक्षाओं में लचीलापन? तो इसका सही जवाब है विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, क्योंकि सरकार ने अभी तक ऐसी कोई भी पॉलिसी लेकर नहीं आई है कि विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखें, क्योंकि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसमें आप देखते हो कि वहाँ पर इलेक्शंस चुनाव भी होते हैं और प्रेसिडेंट वगैरह भी बनते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से असत्य कौन सा कथन है? किसी बाल को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा, किसी बालक को आयु के सबूत न होने पर किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा, 200 बालकों पर 7 अध्यापक होंगे, या 60 बालकों तक न्यूनतम 2 शिक्षक होंगे? तो इसमें सी नंबर गलत है, क्योंकि 200 बालकों पर 7 अध्यापक होंगे ऐसा नहीं है। 60 बालकों पर न्यूनतम 2 अध्यापक का सरकार द्वारा ऐसा आदेश है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वो क्या दर्शाते हैं? अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को, या परिवार की असफलता को? तो यदि बच्चे फेल होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो क्या दर्शाते हैं? स्कूल की असफलता को। इसका मतलब ये है कि बच्चों पर आप जो भी एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर आपको बच्चों को NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को महत्व दिया जाना चाहिए? हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, मातृभाषा, या उपरोक्त सभी? तो मैंने ये पहले जो आपको भी पढ़ाया है उसमें भी मैंने बताया था कि एनसीईआरटी 2005 में क्या बताया गया है कि हमेशा किसको आपको महत्व देना है? मातृभाषा को। क्वेश्चन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य मनोरंजन के बजाय क्या होना चाहिए? विद्यालयों को अच्छा दिखाना, बच्चों का मेलजोल बढ़ाना, भारतीय संस्कृति को सिखाना, या समय व्यतीत करने का साधन बनाना? तो इसका सही जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संस्कृति को सिखाना। एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, एनसीईआरटी, कृष्ण कुमार, या ए और बी बोथ? तो यहाँ पर याद रखिए अध्यक्ष की बात की गई है और इसका सही जवाब है प्रोफेसर यशपाल। और जब बात आती है निदेशक की तो आपको क्या लगाना है? कृष्ण कुमार। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है जो हमेशा कंफ्यूज करता है और यहाँ पर आंसर हमारा आएगा क्या? प्रोफेसर यशपाल, क्योंकि हमें अध्यक्ष की बात की है। अब क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण आकलन की विषय वस्तु क्या है? भोजन, कपड़ा, मकान, या उपरोक्त सभी? ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। आप पिछले प्रश्न पत्रों को उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर ए, भोजन। अब आते हैं हम 13वें क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रणाली के अनुसार सूचना को क्या मानने से बचा जाना चाहिए? आदेश, ज्ञान, पाठ्यक्रम, या आवश्यक सामग्री? तो सूचना को क्या मानने से बचा जाना चाहिए? ज्ञान। ये मैंने ऊपर भी पॉइंट में डाला था, सूचना को ज्ञान और ज्ञान को सूचना मानने से बचें। एनसीएफ का सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम, लर्निंग विद बर्डन, भार के साथ अधिगम, वास्तविक ज्ञान, या गतिविधियां करके सीखना? अब ये वाले क्वेश्चन में मुझे ज़रूर बताइएगा कितने बच्चों का आंसर ठीक हुआ है। तो इसका सही जवाब है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम।
अब यह लास्ट क्वेश्चन, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? 50, 34, 38 या 20? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 38। तो ये थी हमारी NCF 2005 का संपूर्ण सार, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आगे लिए इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।